ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। शोध और विकास का योग, तो इस तरह के आर्टिकल लिखे जाने चाहिए एडिटोरियल, और ये आपकी परीक्षा की डिमांड के हिसाब से ही लिखे जाते हैं, उसी लेवल के लिखे जाते हैं। पिछली सदी के 7वें दशक तक दक्षिण कोरिया की दशा दयनीय रही, लेकिन आज यह छोटा सा देश विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। दक्षिण कोरिया ने आर्थिक कायाकल्प का यह मुकाम अपनी उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी के दम पर हासिल किया, और ऐसी तकनीक का सिरमौर बनने के लिए उसने शोध एवं विकास R&D की दिशा में निरंतर प्रयास भी किए हैं। राष्ट्रपति पार्क चंग ही के नेतृत्व में सरकार ने औद्योगिकरण एवं तकनीकी उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर आर्थिक नियोजन के एक सिलसिले को शुरू करने की पहल की, और इसके अंतर्गत कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। सैमसंग, होंडई और LG जैसे कारोबारी दिग्गजों के जरिए कॉर्पोरेट R&D को प्रोत्साहन के साथ ही आप देखिए STEM, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स पर जोर देते हुए शैक्षणिक सुधारों, नवाचार के लिए कर रियायतों की दर पर दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और टेलीकम्युनिकेशंस के मोर्चे पर ऊंची छलांग लगाई। इन प्रयासों से और उसकी GDP वृद्धि की तेजी के पंख लगे, और आप देखेंगे कि देश ऊंची आय वाले राष्ट्रों की सूची में सम्मिलित हुआ, और उसकी गिनती विश्व के सबसे इनोवेटिव देशों में होने लगी। बीते कुछ वर्षों के दौरान चीन ने भी R&D में भारी निवेश किया, और इस प्रकार वह नवाचार और अकादमिक शोध के अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरा। नेचर इंडेक्स 2024 के अनुसार चीन ने नवाचार के मोर्चे पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, और दुनिया में जो उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें चीन की हिस्सेदारी 23% के साथ शीर्ष पर पहुंच गई, और उसने आप देखिए 21% के योगदान वाले अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। चीन अपनी GDP का करीब 2.4% R&D पर खर्च करता है। यह राशि सालाना आप देखेंगे कि $500 अरब से अधिक बैठती है। चीन के इन प्रयासों ने रंग लाना भी शुरू कर दिया। वर्ष 2023 में उसने 15 लाख से अधिक पेटेंट का आवेदन किया, और जबकि अमेरिका से ऐसे 6 लाख आवेदन ही हुए। और इसके आप देखते हैं कि इसके अतिरिक्त सिंघुआ और पेकिंग जैसे 2 चीनी विश्वविद्यालय शोध की गुणवत्ता के मामले में विश्व के शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल हो गए। और आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में चीन ने जिस प्रकार ध्यान दिया, उससे AI से जुड़े शोधों एवं क्वांटम तकनीक को लेकर समझ के मामले में उसने अमेरिका को पछाड़ दिया। इसने वैश्विक शोध एवं नवाचार के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। भारत को भी दक्षिण कोरिया, चीन से सीख लेनी चाहिए। अब आप देखिए इस तरह का कोई देश तरक्की कर रहा है तो हमें उससे सीखने में क्या बुराई है, लेनी चाहिए। और भारत ने अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, वह R&D में निवेश बढ़ाकर ही संभव हो सकता है। इसी राह पर बढ़कर उत्पादकता एवं सक्षमता को बढ़ाने के साथ ही नए उद्योगों का सृजन किया जा सकता है। यदि भारत को अपना आर्थिक दर्जा और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ानी है तो उसे विभिन्न क्षेत्रों में R&D को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाना होगा। फिलहाल हम इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी भारत अपनी GDP का मात्र 0.6 से 0.7% ही इस पर व्यय कर रहा है, और जबकि आप देखिए चीन GDP का 2.4%, इजराइल 4.9%, दक्षिण कोरिया 3.26%, जापान 3.26% और जर्मनी 3.09% जैसे देश हमसे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब आप देखिए जितना हम लोग खर्च करेंगे उसी के हिसाब से रिजल्ट आएंगे। तो कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था से खुद को औद्योगिक केंद्रित एवं सेवा केंद्रित आर्थिकी के रूप में रूपांतरित करने की दिशा में भारत के लिए तकनीकी उन्नयन अत्यंत आवश्यक है। R&D में कृषि, सेवा और विनिर्माण जैसी अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों के लिए नई क्रांतिकारी तकनीकें विकसित कर समग्र उत्पादकता बढ़ाने की असीम क्षमताएं हैं, और समय के अनुरूप बदलती आवश्यकताओं के लिहाज से भी R&D में निवेश बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि इससे स्वयं को सदैव प्रासंगिक बनाए रखा जा सकता है। R&D से जैव प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कायापलट संभव है, और इससे आप देखिए अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित आर्थिकी बनाने में भी मदद मिलती है। ऐसी अर्थव्यवस्था भी भौतिक
इनपुट के बजाय बौद्धिक क्षमताओं से अधिक संचालित होती है, जो समावेशी एवं सतत वृद्धि को पोषित करते हुए समाज को व्यापक रूप से लाभान्वित करती है। पानी की आप देखते हैं कि किल्लत से लेकर स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भारत की जिस प्रकार की अनूठी चुनौतियों से जूझ रहा है, उनका तोड़ निकालने के लिए R&D में निवेश अत्यंत आवश्यक हो गया है। R&D की मदद से भारत कम पानी की खपत वाली कृषि पद्धतियां, किफायती स्वास्थ्य सेवा समाधान और सतत विकास के उपाय खोज सकता है। मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए भी R&D में निवेश बढ़ाना जरूरी हो गया है। R&D से शिक्षा और कौशल विकास की स्थिति को भी व्यापक रूप से सुधारा जा सकता है। शोध एवं विकास से जुड़े ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और इससे संबंधित कानून के अंतर्गत R&D प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के जरिए देश भर में शोध एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और इस रणनीतिक पहल से देश में नवाचार की संस्कृति विकसित होने की उम्मीद है। और इससे आप देखिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संसाधनों को जुटाने के साथ ही उद्योग, अकादमिक जगत और सरकारी संस्थाओं में समन्वय स्थापित होकर विभिन्न क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। आगामी केंद्रीय बजट में भी R&D को प्राथमिकता देते हुए उसके लिए संसाधन आवंटन करने पर ध्यान दिया जाए और तत्कालिक आप देखते हैं कि तौर पर इस मोर्चे पर GDP का 1% तक खर्च बढ़ाकर एक अच्छी पहल की जा सकती है इसमें। अब आप देखिए देवराय प्रधानमंत्री पिछले आप देखें एक दशक के दौरान मुझे भारत भर के स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों के लगभग 5 लाख से भी अधिक छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। प्रत्येक कार्यक्रम के बाद छात्र मुझसे विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछते रहते हैं। विगत 1-2 वर्षों में मैंने पाया कि इन दिनों एक विशेष प्रश्न युवाओं के मन में चिंता बढ़ाता जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे स्कूली बच्चे भी अब मुझसे पूछते हैं कि बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के प्रभाव के चलते क्या भविष्य में उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। छात्र यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या विश्व में अंततः सभी काम रोबोट द्वारा किए जाएगा, मानव अस्तित्व का मूल्य कितने समय तक प्रासंगिक रहेगा। और छात्रों के बीच यह नकारात्मक माहौल एक चिंता का विषय भी। यह भी सत्य है कि इस प्रश्न के पीछे एक ठोस तथ्य है। विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं, कंपनियां और सरकारें AI से प्रभावित हो रही हैं और इसका परिणाम शिक्षा में बदलाव और रोजगार पर प्रभाव के रूप में दिख रहा है। इस युग में बच्चों के पालन पोषण और मार्गदर्शन में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कई माता पिता और शिक्षक AI की प्रगति और विभिन्न कार्यों में मनुष्यों की जगह लेने की इसकी क्षमता के बारे में निराशावादी हैं। यह भय बच्चों में व्यापक चिंता को जन्म दे रहा है और दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आज के संदर्भों का उपयोग करके भविष्य की कल्पना करना विवेकपूर्ण नहीं है। मशीनें स्वयं को प्रशिक्षित कर रही हैं और विकसित हो रही हैं और आप देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर शासन, रक्षा और वित्त तक हर क्षेत्र में AI और मशीन लर्निंग महत्वपूर्ण होती जा रही है। जिस गति से AI मानवीय भूमिकाओं का स्थान ले रही है, भविष्य में कौन सी नई नौकरियां बनेंगी और बढ़ेंगी, कौन से क्षेत्र पूरी तरह से स्वचालित हो जाएंगे, इसका पूर्वानुमान लगाना शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। AI की नवीनतम लहर से 300 करोड़ नौकरियां अगले 5 साल में प्रभावित होंगी और हमें अपने बच्चों को इस नई अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना होगा। ऐसे में हमें यह सोचने की जरूरत है कि आने वाले समय में हमें बच्चों को कौन से कौशल प्रदान करने चाहिए और जिससे वे ना सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें, बल्कि उनकी आज की चिंता को भी कम किया जा सके। और AI से मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों में मौलिक कल्पना को जगाना और उसे बढ़ाना होगा। मशीनों में यह क्षमता नहीं होती है और ना ही निकट भविष्य में AI से ऐसा संभव हो सकेगा। और हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है। बायां मस्तिष्क मौखिक, विश्लेषणात्मक और आप देखिए तार्किक है और दायां मस्तिष्क दृश्य, सहज और रचनात्मक है। दिलचस्प बात यह है कि देश की हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे JEE, NEET, UPSC या फिर CAT आदि में से कोई भी रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और घरों में भी हमारा ध्यान मुख्य रूप से बच्चों के बाएं मस्तिष्क को विकसित करने पर केंद्रित हो गया है और इस पूरी कॉन्सेप्ट में हम भूल गए कि आज AISC बाएं मस्तिष्क वाले कौशल, विश्लेषण और तर्क में मानव को पीछे छोड़ते जा रही है। ऐसे में अब यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वे आखिर अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील बने। और जब कोई बच्चा अनोखा और मौलिक विचार लेकर आता है, चाहे वह कोई चित्र या आप देखते हैं कि क्राफ्ट, डिजाइन या फिर विचार हो, तो हम अक्सर उसकी सराहना करना भूल जाते हैं। ऐसा कर हम एक बड़ी गलती करते हैं। अगले 10 वर्षों में कल्पना शक्ति की मांग सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर पर होगी। इसके साथ साथ हमें बच्चों में यह सोच
यह सोच आप देखते हैं कि दृढ़ करना होगा कि जितना जरूरी किसी ज्ञानी को ज्ञान सीखना, उतना ही आवश्यक समय बदलने पर विनम्रता के साथ उस ज्ञान को भूलकर नया ज्ञान अर्जित करना। बौद्धिक अहंकार भविष्य में विषाक्त हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वही कल पुराना हो जाएगा। परिवर्तन को स्वीकार करके उसके अनुकूल ढलना एक अनिवार्य कौशल होगा। और जब मैं किसी छोटे बच्चे में एआई के संभावित प्रभाव को लेकर भावनात्मक उथल पुथल देखता हूं तो मुझे विशेष चिंता होती है। लिहाजा हमें अपने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना होगा। हमें सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जहां हमारे शास्त्र और हमारा ऐतिहासिक ज्ञान हमें मानसिक सहनशीलता का महत्व और भावनात्मक विकास के साथ किसी भी चुनौती पर विजय पाने की क्षमता सिखाते हैं। और आप देखते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में चिंतित अर्जुन को ज्ञान देकर कर्म पर ध्यान देने और व्याकुलता को दूर करने का साहस दिया। और आज आप देखिए आज एआई के बढ़ते दौर में बच्चों के लिए यह ज्ञान प्रासंगिक है। दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन यहाँ उन छात्रों के प्रतीक हैं जो एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण व्याकुल हैं, और एआई के अनुरूप उनकी आने वाली महाभारत है। और हमारी सभ्यता का इतिहास यह दर्शाता है कि बदलते समय की चुनौतियों को पार करने के लिए मानसिक दृढ़ता महत्वपूर्ण है। हम एआई को नकार नहीं सकते हैं, यह पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इसे अपने जीवन और शिक्षा में शामिल कर सकते हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव के साथ आप देखते हैं कि मानवता की सेवा कर सकते हैं। छात्रों को एआई को वृद्धि के एक उत्प्रेरक और साधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि एक भय के रूप में। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं। इनका नाम है सरजन पाल सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तकनीक आती है, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, चिंताएं भी होती हैं, और आप देखते हैं उसके फायदे भी रहते हैं। तन एवं मन, तो फिर धर्म स्थलों पर लोग आप देखते हैं कि आवेदन अर्जी लेकर जाते हैं, कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा काम हो जाए तो बदले में मैं बहुत कुछ तेरे लिए भी करूंगा। आखिर इसे कामना और प्रार्थना मानी जाए या फिर सौदेबाजी? ऐसा नहीं कि सबके जीवन में सुख ही आते हैं और दुख नहीं आते हैं। वैसे भी सुख दुख मन की संतुष्टि और असंतुष्टि का मामला है। पास कुछ ना रहते हुए भी बहुत से लोग जो भी हैं उसी में आनंद पूर्वक जीते हैं, और बहुत से सब कुछ होते हुए भी दुखी देखते रहते हैं। कुछ तो अगली कई पीढ़ियों के लिए भौतिक सुख समृद्धि जुटाने में लगे रहते हैं, जिन्हें जिंदगी जीने का तरीका नहीं मालूम, वे परेशान रहते हैं। कहते हैं ना कि संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप में संतुष्टि है तो कम होते हुए भी आप खुश हैं, और अगर संतुष्टि नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी आप हड़बड़ा रहे हैं। हमें जीवन के लिए दो पक्षीय सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। इसमें एक आप देखते हैं कि पक्ष कंप्यूटर साइंस के हार्डवेयर एवं एक पक्ष सॉफ्टवेयर के रूप में लिया जाना। तन और मन में आप देखते हैं कि संतुलन के लिए दोनों पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि अस्वस्थ तन में स्वस्थ मन नहीं हो सकता है। यदि मन परेशान है तो तन स्वस्थ नहीं रह सकता। और हर पल तन के लिए भौतिक संसाधन एकत्रित करने के चलते मन की उपेक्षा का परिणाम यह होता है कि कई बार अनुचित तरीके से भी कार्य करने पड़ते हैं। गलत काम करते समय मन हमें टोकता भी है, लेकिन मन को दबाकर जुटाई जा रही भौतिक समृद्धि से आदतें बिगड़ती हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि इस टोक पर ध्यान नहीं जाता है। फिर अज्ञान भय मन में सामने लगता है, क्योंकि हमारे गलत कामों को भले अन्य लोग ना जान सकें, लेकिन खुद का मन तो सब जानता है। इससे आत्मबल कमजोर होता है। चलिए, अच्छा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, ये आप देख लीजिए। आयुष्मान भारत का विस्तार। तो इस पर आश्चर्य नहीं है कि केंद्र सरकार जन कल्याण के अपने प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार देने की रूपरेखा बना रही है। इसके आसार इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि संसद के पिछले सत्र में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इस योजना के दायरे में लाए जाने की बात कही थी। इसके अतिरिक्त अंतरिम बजट में भी इस योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया था। अंतरिम बजट कहने का मतलब होता है कि चुनावी साल होता है ना, तो चुनाव के समय तक, जब तक चुनाव नई सरकार गठित नहीं हो जाती तब तक के लिए रहता है। पूर्ण बजट आपका साल भर के लिए रहता है पूरा। संविधान के अनुच्छेद अगर 112 को पढ़ेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, इस बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि आने वाले बजट में इस योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को शामिल करने के साथ ही कवर राशि में भी वृद्धि के उपाय कर दिए जाएंगे।
और इससे 5 लाख के बजाय 10 लाख रुपए का उपचार मुफ्त होना सुनिश्चित हो जाएगा। इससे 2/3 से अधिक आबादी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आ जाएगी। और ऐसी किसी योजना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अपने देश में एक तो निर्धन आबादी की संख्या बहुत अधिक है, दूसरा उपचार दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, स्वास्थ्य महंगा ही होता जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों में बार बार यह सामने आता है कि अनेक लोगों को अपना या अपने स्वजनों का उपचार कराने में इतनी अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है कि वे आर्थिक रूप से विपन्न हो जाते हैं और कुछ लोग तो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। और इसमें संदेह नहीं है कि समय के साथ गंभीर बीमारियों का भी उपचार संभव हो रहा है, लेकिन ऐसे इसी के साथ साथ इलाज भी महंगा होता जा रहा है। यह अच्छा है कि सरकार ने इस योजना को कवर राशि बढ़ाने और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने के बारे में सोचा। लेकिन आप देखेंगे अच्छा यह होगा कि 70 के बजाय 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी इस योजना के दायरे में लाने की दिशा में आगे बढ़े। इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग 60 वर्ष की आयु के बाद बीमारियों के चपेट में आना शुरू हो जाते हैं और दूसरे सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। निजी क्षेत्र में जो तो सेवानिवृत्त 58 वर्ष ही हो जाती है। अब सरकार आयुष्मान योजना को व्यापक बनाने की तैयारी कर रही है, तब फिर इस पर भी ध्यान देना होगा कि इस योजना के लाभार्थियों को आसानी से उपचार की सुविधा कैसे हासिल हो। इस बारे में इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी शिकायतें आती रहती कि निजी अस्पताल इस योजना के लाभार्थियों का उपचार करने में आनाकानी करते हैं। इन आनाकानी का एक कारण उपचार खर्च के भुगतान में देरी। हालांकि सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है कि उपचार में आनाकानी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, लेकिन उचित यह होगा कि यह देखें कि शिकायत करने की नौबत ही ना आए। यानी कि जमीनी स्तर पर इस तरह की कोई योजना आती है तो उसे लागू होना चाहिए। सुबह हम लोगों ने इस योजना के बारे में बात की थी, ये कब लॉन्च हुई थी, कब आई थी, आप लोग बताइए। अब जल भराव, अब आप देखिए मानसून आ गया तो जल की समस्या, बाढ़ की समस्या देखने को मिलेगी। आमजन से सीधे सरोकार रखने वाली नागरिक सुविधाएं जब बड़े बड़े दावों के बीच एन जरूरत के वक्त धोखा दे जाएं तो सरकारी अमले को शर्म से पानी पानी करने के लिए पर्याप्त है। वासरते आंखों में पानी बचा हो। दुर्भाग्य है कि ना कोई शर्म से पानी पानी हो रहा, ना किसी की आंखों में पानी दिख रहा है। पानी दिख रहा है तो सड़कों, गलियों और घरों में जल भराव की सूरत में। उत्तर प्रदेश में मानसून अभी मन भर बरसा भी नहीं है कि और यदि नालों से निकलकर पानी गलियों में भरा दिख रहा है तो कोई भी यही कहेगा कि बरसात से पहले तैयारियां ठीक से नहीं की गई, जबकि बरसात से पहले ढेर सारे दावे किए गए थे। नाली नालों में सफाई कर निकासी की व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई और इस पर सरकारी धनराशि भी खर्च की गई थी। एक दो नहीं, पूरे प्रदेश के शहरों की यही स्थिति है। जो महानगर जितना बड़ा है वहाँ समस्या भी उतनी ही बड़ी है। उदाहरण के लिए राजधानी लखनऊ का ही ले लीजिए। शुक्रवार को वर्षा से जलभराव हुआ तो इंदिरा नगर के लोगों को विरोध में मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का निर्माण कर रही एजेंसी के कार्यालय का घेराव करना पड़ा। आरोप था कि कंपनी ने मनमाने तरीके से नगर निगम के नाले को बंद कर दिया और जिससे जल निकासी हो रही है। अब जरा सी बारिश में घर में पानी भर रहा है। यह उदाहरण मात्र है। निर्माण एजेंसी से बात कर यदि नगर निगम समय रहते समाधान करवा देता है तो नागरिकों को यूं सड़क पर ना उतरना पड़ता। यह सिर्फ जलभराव की बात नहीं है। भीषण गर्मी में जब नागरिक बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं तब ऊर्जा विभाग के कर्मचारी कटिया तलाश रहे थे। इस तरह की समस्याओं से जूझना तब तक नीति ही रहेगा जब तक कि जिम्मेदार लोग इलाज से पहले बचाव के सूत्र पर काम करना नहीं सीखेंगे। उत्तर प्रदेश की छोड़िए, हर राज्य में यही, हर शहर में यही हाल है, यही हाल बना हुआ है। देख लीजिए नालियों का। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। इस योजना के लिए वे ही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करेंगे और उसे सत्यापित करने के बाद पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला के पास अपने नाम से बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि यह राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। जब कोई परिवार भोजन, आवास, दवाई एवं मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करता है तो उस वक्त परिवार की महिला को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन आज़ादी के कई दशकों बाद भी अधिक स्वावलंबन में महिलाएं पीछे हैं। यही कारण है कि वे स्वयं के लिए भी आवश्यक खर्च नहीं कर पा रही हैं और अक्सर आप देखिए पैसों की कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा पूरी नहीं कराई जाती है, जिसके कारण कई बार बच्चियों की जल्दी शादी भी करा दी जाती है। कम उम्र में मां बनने के कारण वे भावनात्मक, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका सही से विकास नहीं हो पाता और दोनों को कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। वर्तमान में भारत महिलाएं
भारतीय महिलाएं अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुई हैं। वे कुप्रथाओं की बेड़ियां तोड़कर अपनी मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भारत में आप देखते हैं कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं उच्च शिक्षा में नामांकन करा रही हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं की संख्या 2014 के बाद से दुगनी हो गई है। ग्रामीण स्थानीय निकायों में लगभग 50% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। देश के विकास में नारी शक्ति के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उसके देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना सराहनीय है। जाहिर है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल राज्य की महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा, बल्कि वे पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। वे मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ आजीविका के संसाधनों को विकसित कर परिवार में किए जाने वाले निर्णयों में अपनी अहम भूमिका भी निभा सकेंगी। एक बार आप लोग देख लीजिए महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को। देखिए दक्षिण कोरिया ये है, जिस दक्षिण कोरिया की बात हो रही थी ना, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, इसमें लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ चुनाव भी होना है विधानसभा के, याद रखिएगा। चलिए, विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है, कौन सी संस्था करवाती है, उस संस्था के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग लिखिए। ये टिप्पणियां पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। अब आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब रूस की यात्रा हो रही है ना इनकी, तो उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। देखिए रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो PM मोदी की रूस यात्रा की अहमियत, और 2019 के बाद प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं रूस की यात्रा पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के बाद कौन से देश की यात्रा की थी सबसे पहले, उसका नाम बताइए आप लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आज समूचे विश्व की निगाहें मॉस्को में होने वाली भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पर टिकी है। दरअसल इसके कई कारण हैं। मोदी पुतिन की मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद वॉशिंगटन में नाटो देशों की बैठक भी शुरू होने वाली है। इस बैठक में रूस के खिलाफ चल रही युद्ध में यूक्रेन को नई मदद देने का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में मोदी की रूस यात्रा को पश्चिमी देशों के कुछ कूटनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका व यूरोपीय देशों को एक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रिया भी नाटो का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, और जहां 31 वर्षों बाद किसी भारतीय PM का दौरा होने वाला, ऑस्ट्रिया भी हमारे प्रधानमंत्री साहब जाने वाले। रूस के बाद PM मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। इस यात्रा को भी भारत के कूटनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या भारत नाटो को उस समय कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा है जब वह रूस के खिलाफ लामबंदी तेज करने की रणनीति बनाने के लिए एकजुट है? देखिए नाटो के बारे में याद रखिए, कहते हैं रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है ना, इसमें नाटो की भी भूमिका है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो आप देखते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय तो मोदी की रूस यात्रा को विशुद्ध तौर पर भारतीय कूटनीतिक हितों के संदर्भ में देख रहा है। भारत रूस के बीच सालाना शिखर बैठक की सहमति है। वैसे वर्ष 2022 और 23 में यह बैठक नहीं हो पाई, और इसकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि व्यस्तताओं के बावजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर 2021 में इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कुछ घंटों के लिए नई दिल्ली आए थे। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भारत सरकार रूस के साथ अपने रिश्तों को लेकर विमर्श के लिए अब ज्यादा देर नहीं करना चाहती थी। भारत अभी भी अपनी रक्षा जरूरतों का 55% रूस से लेता है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदने, रक्षा संबंधों की मजबूती के बावजूद भारत के लिए रूस के रक्षा उद्योग की अहमियत अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी रूस जरूरी हो गया है, क्योंकि उसने 35% तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया भारत ने। ऐसे में भारत रूस के साथ अपने संबंधों को केवल यूक्रेन के संदर्भ में नहीं देख सकता है। मोदी की रूस यात्रा को भारतीय कूटनीति के निष्पक्ष रहने के संदर्भ में ज्यादा देखा जाना चाहिए। जो विशेषज्ञ इस यात्रा को रूस विरोधी पश्चिमी देशों की लाभी को संदेश के तौर पर देख रहे हैं, वह जून में अमेरिकी सांसदों के एक बड़े दल के हिमाचल प्रदेश के
दौरा और दलाई लामा से मुलाकात को किस तरह से देखेंगे? अमेरिकी सांसदों ने दलाई लामा से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। दलाई लामा से मुलाकात के दौरान सांसदों ने चीन की तिब्बत नीति के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की थी। दिल्ली में उन्होंने यूक्रेन विवाद को भी उठाया था। लेकिन आप देखिए, रूस यूक्रेन की भी जो युद्ध चल रहा है, इसमें हम लोग किसी के तरफ भी नहीं है, हम लोग बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं। द्विपक्षीय रिश्तों की चुनौतियां, तो भारतीय रणनीतिकार वही कह रहे हैं जिसे वह भारत के हितों के परिप्रेक्ष्य में बेहतर मान रहे हैं। जहां तक यूक्रेन रूस विवाद का मामला है, तो भारत की नीति स्पष्ट है कि इस विवाद का समाधान कूटनीति व वार्ता से ही होना चाहिए। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अभी तक साफ तौर पर निंदा नहीं की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कह दिया था कि यह समय युद्ध का नहीं है। यह बहुत बड़ा संदेश था जो केवल भारत जैसा पारंपरिक मित्र देश ही ये आप देखते हैं कि दे सकता है। और आप देखिए, दोनों जानते हैं कि इन्हें केवल द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर ही नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीतिक पटल पर अहम भूमिका निभानी है। मंगलवार को होने वाली मुलाकात भारत रूस के अगले 5 वर्षों के रिश्तों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण होगी। और मोदी और पुतिन दोनों ही बदलते वैश्विक माहौल में भारत रूस के द्विपक्षीय रिश्तों की चुनौतियों को भी बाखूबी समझ रहे हैं। इन चुनौतियों की एक वानगी अभी पिछले हफ्ते ही संघाई सहयोग संगठन की बैठक में देखने को मिली। एससीओ के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और पुतिन ने इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात मई 2024 से हुई बीजिंग यात्रा के दौरान भी हुई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने चीन रूस संबंधों के नए युग की शुरुआत करने की बात कही और अमेरिका की नीतियों की कड़ी आलोचना की। पुतिन की उत्तर कोरिया की यात्रा नए वैश्विक समीकरण की तरफ इशारा कर रही है। भारत की इस पर खास तौर पर नजर है। संबंधों से प्रगाढ़ता, भारत का पहले से ही रूस और चीन के संबंधों के प्रगाढ़ होने की आशंका रही है, लेकिन इससे रूस के साथ भारत के संबंधों पर क्या असर होगा, इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। भारत इससे चिंतित भी है कि इस बीच पुतिन की पाक पीएम शरीफ के साथ मुलाकात एक नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस पाकिस्तान को करीब लाने में चीन भूमिका निभा रहा है। पहली बार पाकिस्तान ने रूस से तेल की खरीद शुरू कर दी है। पाकिस्तान को अब अमेरिका व दूसरे पश्चिमी देशों से हथियार मिलना मुश्किल है। ऐसे में उसकी नज़र रूस के हथियारों पर है। रूस भी आप देखते हैं कि रूस भी उसे एक बाजार के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान को इससे दोहरी राहत मिल रही है। एक तो तेल कुछ कम दर पर मिल रहा है और दूसरा इसका भुगतान वह चीन की मुद्रा में कर सकता है। दोनों देशों के बीच कारोबार चीनी मुद्रा में हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का चीन व्यापारिक साझेदार देश है। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि भारत का एक पुराना रणनीतिक साझेदार देश है रूस भारत के दोनों चुनौतीपूर्ण पड़ोसी देशों पाकिस्तान व चीन के साथ रिश्तों की नई इबादत लिख रहा है। मोदी की रूस यात्रा को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। ये आप देखिए, भारत रूस संबंधों में जुड़ेंगे नए अध्याय, नए आयाम। अब है अमिताभ सिंह लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज रूस की यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वह भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होगी क्योंकि आज पूरी दुनिया भू राजनीतिक उथल पुथल की चपेट में है। वैसे भारत ने अब तक इन संघर्षों में बहुत ही संतुलित रुख अपना रखा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अपनी तटस्थता की नीति पर कायम रहा है। वहीं पश्चिमी प्रतिबंधों का लाभ उठाते हुए जल्द ही सस्ती रूसी ऊर्जा के सबसे बड़ी आयातकों में से एक बन गया। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत रूस आर्थिक संबंधों को गहरा किया, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में। वहीं भारत विश्व स्तर पर रूसी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है और यह अपनी रक्षा प्रणालियों और रखरखाव के लिए रूस पर अत्यधिक निर्भर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच रूस के हथियार के निर्यात में भारत की 23% हिस्सेदारी रही है। वैसे हथियारों की जरूरतों के लिए भारत किसी एक देश पर निर्भर होने से बच रहा है। अमेरिका के विरुद्ध रूस चीन के प्रगाढ़ होते सामरिक संबंध, इस स्थिति में रूस का चीन का कनिष्ठ भागीदार बनने का डर, भारत चीन टकराव की स्थिति में रूस के सैन्य हार्डवेयर पर निर्भरता, रूस की चीन पर अत्यधिक निर्भरता एवं उसके परिणाम स्वरूप उसकी तटस्थता पर संशय इत्यादि भारत रूस के वर्तमान संबंध को
जटिल बनाते हैं। और वस्तुतः आप देखिए रूस भारत एक बहुध्रुवीय विश्व की चाहत रखते हैं और जिसमें किसी एक राष्ट्र का वर्चस्व ना हो। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को उसकी क्षमता और चीन को संतुलित करने का इच्छा की दृष्टिकोण से देखा है। और यूक्रेन आप देखते हैं कि युद्ध की शुरुआत और पश्चिम द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के बाद से रूस को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूर्व की ओर मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन निरंतर आर्थिक प्रतिबंधों के बीच एक वित्तीय कुशन के रूप में उभरा है और रूस आर्थिक और राजनीतिक रूप से चीन पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय कूटनीति को जटिल विदेश नीति विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन संघर्ष में भारत की रणनीतिक अनिवार्यताओं के 3 आयाम है। अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए अमेरिका के साथ घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी जारी रखना, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी का मुकाबला करना, मॉस्को के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना, उभरते चीन रूस एक्सिस से निकटता की किसी भी धारणा से बचना। और इस बीच अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में काफी सुधार भी हुआ। भारत क्वाड समूह का हिस्सा और अमेरिका में कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधियों में भारत की गैर भागीदारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। और अब तक आप देखें तो भारत यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारी तनाव के बावजूद अपनी कूटनीति पर दबाव का प्रबंधन करने में सक्षम रहा। चीन एवं रूस के अलावा अमेरिका के साथ भारत के संबंधों की गतिशीलता का प्रबंधन भारतीय कूटनीति की परीक्षा लेगा। जब सभी की नजरें मोदी की रूस यात्रा पर होंगी तो यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर वैश्विक भू राजनीतिक मंथन के बीच उनके राजनीतिक संदेश के दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ेगा भारत को तमाम भू राजनीतिक सामरिक आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। यह भारतीय राजनयिक कुशलता की अग्नि परीक्षा होगी। क्वाड की बात करें तो इसमें आप देखिए आपका अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, भारत भी है और जापान भी शामिल है। 4 देश इसमें शामिल हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी दिया करिएगा। और कितना गिरो के खरी खरी तंज कसा जाता है। अब आपने हाथरस में जो देखा उत्तर प्रदेश में बाबा की मायाजाल और चुप्पी साधे राजनीति, 120 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और आप सोचिए कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनेता बाबा का नाम लेने में डर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। और इस पर हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी चलता रहेगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, फिर भूल जाएंगे इसको। फिर दूसरी इस तरह की कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, फिर हमारा प्रशासन सरकार जागेंगी, हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ये सब चलता रहता है। राजस्व में भ्रष्टाचार से संघर्ष की बड़ी चुनौती, ये आप देखते हैं कि जन दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री विष्णु देव की बात हो रही छत्तीसगढ़ की, ये भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए दैनिक जागरण का इस संपादकीय पाठ जो आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, आर्टिकल एडिटोरियल, उन पर हम लोगों ने बात की हुई है। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है एडिटोरियल, और बड़ा अच्छा रहता भी है, घटता शारीरिक श्रम बढ़ती अपराधियां, तो इसे भी देख लेते हैं। तो किसी देश में सेहत और बीमारी का संबंध सिर्फ इलाज की सहूलियतों और आबादी की तुलना में उपलब्ध अस्पतालों डॉक्टरों की संख्या से हो जरूरी नहीं है। लोगों को कई रोग इसलिए भी घेरते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या सेहत से जुड़े कायदों के मुताबिक नहीं होती है और लोग ऐसी दिनचर्या अपनाते हैं और जिससे उनके बीमार पड़ने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे कई अध्ययन और सर्वेक्षण हुए हैं जो बताते हैं कि हमारे देश में साधन संपन्नता बढ़ने के साथ लोग अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा लापरवाह हुए हैं। ऐसा ही एक अध्ययन हाल में द लेंसेट ग्लोबल हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसमें दावा किया गया कि भारतीय शारीरिक सक्रियता के मामले में दूसरे कई देशों के नागरिकों से काफी पीछे हैं। और आप देखेंगे कि दुनिया के 197 देशों में सन 2000 से 2022 के मध्य कराए गए इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न देशों के वयस्क नागरिकों की दिनचर्या में शारीरिक सक्रियता की हिस्सेदारी और स्तर को नापता है था। अध्ययन में 197 में से 163 देशों से मिले 507 सर्वेक्षणों का आकलन किया गया और जो दुनिया की कुल आबादी के 93% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें आप देखते हैं कि 167 सर्वेक्षण 2010 के से पहले के और 268 सर्वेक्षण 2010 से 2019 के मध्य के और 72 सर्वेक्षण 2022 और उसके बाद के हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वैसे तो पूरी दुनिया में
आम वयस्कों की शारीरिक सक्रियता में कमी आई है, लेकिन इसमें उच्च आय वाले एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों में आंकड़े परेशान करने वाले हैं। भारत ऐसे देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है जहां के वयस्कों में आलस्य यानी सुस्ती बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। रपट के मुताबिक आज से करीब 25 वर्ष पहले भारत के वयस्कों का 22% हिस्सा ऐसा था और जिससे शारीरिक सक्रियता के मामले में स्वस्थ माना जाता था, मगर 2010 में यह बढ़कर 34 और 2022 में बढ़कर लगभग 50% हो गया। कह सकते हैं कि कोविड महामारी के बाद वाले दौर में भारत के आधे वयस्कों की शारीरिक सक्रियता तकरीबन ठप हो चली है। 2030 तक इसके 60% तक पहुंचने का अनुमान है। ताजा आंकड़े हमारे देश में 42% पुरुषों की शारीरिक निष्क्रियता दर्शाते हैं, तो स्त्रियों के मामले में यह 57% बताया गया। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि घरेलू कामकाज में स्त्रियों की भूमिका लगातार रिकॉर्ड रही है। यहाँ शारीरिक सक्रियता से तेज चलने, दौड़ धूप वाले काम करने और ऊर्जा जलाने वाले व्यायाम से। हालांकि वैश्विक स्तर पर वयस्कों का निष्क्रियता संबंधी आंकड़े वर्ष 2010 में 26.4% था, जो अब बढ़कर 31.3% हो गया है। कह सकते हैं कि इस निष्क्रियता में एक बड़ी भूमिका कोविड महामारी के दौर की हो सकती है और कोविड महामारी के दौरान सारे कामकाज इंटरनेट के जरिए घर बैठे कराने का चलन स्थापित हुआ, जो बाद में आप देखिए परिपाटी में बदल गया। इससे लोगों का घर से बाहर निकलना कम हो गया और आप देखते हैं कि यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की संस्कृति और विकसित हो जाने से दफ्तर जाने की अनिवार्यता में भी भारी कटौती हो गई और इससे भी वयस्कों की शारीरिक निष्क्रियता बढ़ी और शारीरिक सक्रियता में कमी को लेकर इसलिए चिंता जताई जा रही कि व्यायाम, दौड़ धूप वाला कोई काम ना करने, पैदल ना चलने का असर यह होता है कि शरीर पर चर्बी बढ़ने लगती है। और आप देखेंगे और क्या और कई अंग भारी वसा निष्क्रिय जीवन शैली के असर से पैदा बोझ के तले दबते चले जाते हैं। इन दशाओं में मनुष्य का पाचन तंत्र कमजोर या फिर बीमार हो जाता है। भोजन से मिली ऊर्जा खर्च ना हो पाने की दशा में शरीर पर वसा और अतिरिक्त मांस के रूप में जमा हो जाती है। इससे मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पाचन तंत्र की कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों को जीवन शैली संबंधी बीमारियों के रूप में पहचाना जाता है, जो दुनिया के लिए एक बड़े स्वास्थ्य संकट की तरह सामने आ रही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में अपने एक बेहद अध्ययन में बताया था कि भारत में 61% लोग गैर संक्रामक मौतों के पीछे लोगों की निष्क्रिय दिनचर्या है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दुनिया के 19 लाख लोगों की दैनिक शारीरिक सक्रियता का अध्ययन करके पेश की गई इस रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंदाजा लगाया था कि इस वक्त दुनिया में करीब 140 करोड़ लोगों की शारीरिक सक्रियता काफी कम है, लेकिन उस वक्त इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के 24.7% पुरुष और 43.3% महिलाओं को अपने हाथ पांव हिलाने में ज्यादा यकीन नहीं है। यह आंकड़ा अब बढ़ चुका है, मगर पड़ोसी देश चीन ने हेल्दी चाइना 2030 अभियान चलाया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक अपने 15% नागरिकों को व्यायाम में सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन में 2030 तक 5 लाख नए लोगों को व्यायाम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अमेरिका में 1000 शहरों को फ्री फिटनेस से जोड़ने का अभियान चलाया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुस्ती हमारी पूरी जीवन शैली और कार्य संस्कृति में समाई हुई है, इसलिए यह एक चेतावनी भी है। इसलिए ऐसे अध्ययनों की गंभीरता को समझते हुए भारतीयों को अपनी दिनचर्या में बदलाव को लेकर तुरंत सतर्क हो जाने की जरूरत है। इस चेतावनी का सबसे अहम पहलू शारीरिक परिश्रम से जुड़ा है, जिसकी भारतीय जीवन शैली में जबरदस्त अनदेखी हो रही है। ऐसे आप देखिए महिलाओं और पुरुषों की नहीं, बच्चों की बदलती जीवन शैली के भी संकेत निहित हैं। और हमारे देश और समाज की आर्थिक उन्नति तेज शहरीकरण के रूप में दिखती है, जहां आधुनिक सुख सुविधाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब लोग छोटे मोटे कामों में भी कारों का इस्तेमाल करने लगे हैं। यही नहीं, ई कॉमर्स की बदौलत अब तो बाजार लोगों के घरों तक पहुंचा है। ऐसे में आप देखिए अधिक से अधिक कसरत आंखों और हाथ की उंगलियों की ही होती है, अन्यथा लोग हाथ पांव हिलाए बिना टीवी के सामने जमे रहते हैं। कहीं कोई चलने फिरने का दबाव नहीं है, जरूरत नहीं है। यह सही है कि चिकित्सा विज्ञान की बदौलत इंसान की औसत उम्र में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त रहने लगे हैं जिन्हें जीवन शैली की बीमारियां कहा जाता है।
और लेसेंट में आप देखिए 2017 में विकासित अध्ययन ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज में कहा गया था कि अमीर देशों के लोग यह समझने लगे हैं कि सेहत कितनी जरूरी है, इसलिए वे शारीरिक श्रम को महत्व देने लगे हैं। लेकिन भारत जैसे देशों में यह बात समझी नहीं जा रही है, लिहाजा गरीब और विकासशील देशों में अमीर मुल्कों की तुलना में लोग ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।